ईरान अपनी जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी में यानी नंताज न्यूक्लियर फैसिलिटी में एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्निक लॉन्च कर रहा था, उसी में रविवार को अचानक से ब्लैकआउट हो गया। यानी कि वहां बिजली पूरी तरीके से गुल हो गई और इससे इस नंताज परमाणु इकाई को नुकसान भी पहुंचा है। ईरान ने इसे परमाणु आतंकवाद करार दिया है। हालांकि इस बिजली गुल होने की स्पष्ट वजहें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि ये एक तरीके का परमाणु आतंकवाद है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के जो चीफ हैं अली अकबर सालेही, उन्होंने जब ईरान की मीडिया से बात की तो साफ तौर पे तो उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन इशारों में उन्होंने इस ब्लैकआउट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। सालेही की टिप्पणी से पश्चिमी एशिया में तनाव एक बार फिर बढ़ सकता है। इजरायली मीडिया का भी यही कहना है कि एक साइबर हमले की वजह से नंताज में ब्लैकआउट हुआ और अंधेरा छा गया और उस नंताज यूनिट को ईरान के लिए जो एक अहम परमाणु यूनिट है उसके सेंट्रीफ्यूज जहां पर IR-9, IR-4 जैसे एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्निक का ईरान इस्तेमाल करता है अपने परमाणु कार्यक्रमों के लिए, उसको नुकसान पहुंचा है। ईरान की नंताज परमाणु इकाई में रविवार सुबह क्या हुआ था, इसका पूरा विवरण सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ग्रिड में गड़बड़ी की वजह से बिजली गुल हो गई थी। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख अली अकबर सालेही ने इस घटना को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने एक दशक पहले हुई ईरानी परमाणु वैज्ञानिक की हत्या के लिए भी इजराइल को दोषी करार दिया है। अली अकबर सालेही ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ईरान की परमाणु तकनीक को गंभीरता से सुधारने का भी वचन दिया। सरकारी टीवी पर अली अकबर सालेही ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि परमाणु इकाई में साफ तौर पर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इसे गंभीर घटना करार दिया। उन्होंने कहा, हताशा भरे इस कदम की निंदा करते हुए ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय निकायों मसलन इंटरनेशनल परमाणु एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को परमाणु आतंकवाद को रोकने पर जोर दिया है। हालांकि इजराइल के मीडिया ने साइबर हमले की वजह से नंताज में ब्लैकआउट का आकलन करते हुए ये साफ नहीं किया कि वो किस सोर्स के हिसाब से ये कह रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायली मीडिया के इजराइल के सैन्य और खुफिया एजेंसियों के साथ में नजदीक संबंध हैं, लेकिन ये साफ है कि अगर इसके लिए इजराइल जिम्मेदार हुआ तो दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ सकता है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ रविवार को मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान के साथ अमेरिका के परमाणु समझौते को दोबारा होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि नंताज ईरान की अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। ये वही जगह है जिसे पिछले साल भी निशाना बनाया गया था। हाल ही में ईरान ने अपने 15वें न्यूक्लियर डे पर घोषणा की थी कि उसने पिछली जुलाई में रहस्यमय तरीके से तबाह किए गए उसके एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज प्लांट का रिपेयर पूरा कर लिया है। नवंबर 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की भी हत्या हो गई थी। मोहसिन फखरीजादे ने ही 2 दशक पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम की स्थापना की थी। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिका और दुनिया के कई ताकतवर देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाने में लगे हैं, तो वहीं ईरान ने घोषणा की थी कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में और एडवांस तकनीक का प्रयोग करना शुरू कर रहा है। 2015 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिका बाहर आ गया था, लेकिन उस समझौते में बाकी देश बने हुए हैं और अमेरिका को भी इस समझौते में लौटाने की कोशिशें हो रही हैं। साल 2018 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया था कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते में नहीं रहेगा। साथ ही अमेरिका की तरफ से ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे। एक तरफ जहां इजराइल और पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु हथियार बनाने के आरोप लगाते रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान लगातार ये कहता रहा है कि वो परमाणु कार्यक्रम का विकास अपनी नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहा है। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच में इजराइल का अहम रोल है। इजराइल लगातार कहता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है और उसने इस तरफ ईरान के परमाणु मिसाइल कार्यक्रम और रिसर्च का भी हवाला दिया था। ऐसा माना जाता है कि ईरान की तरफ से हाल ही में दिखाई जा रही आक्रामकता अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने साल 2017 में बताया था कि उसने अपने प्रोटोकॉल के तहत ईरान में सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस कैमरा से करीब हजारों तस्वीरें खींची हैं और एनालाइज की हैं। IAEA ने ये भी कहा था कि उसने ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल और उपकरणों पर 2000 टेम्पर प्रूफ सील भी लगाई हैं। लेकिन पिछले दिसंबर में ईरान की संसद ने एक विधेयक पारित किया था जिसके तहत ईरान की सरकार पर IAEA के साथ कॉर्पोरेशन कम करने का दबाव रहेगा और इसके तहत ईरान को अपना कार्यक्रम 2015 की न्यूक्लियर डील के दायरों से बाहर ले जाना है।
अगर ईरान में ये विधेयक कानून बन जाता है तो ईरान 20% की शुद्धता तक यूरेनियम भी एनरिच कर सकेगा और अपने एडवांस सेंट्रीफ्यूज भी चला सकेगा, जबकि ये दोनों ही ईरान के साथ हुई परमाणु डील के खिलाफ होंगे। सेंट्रीफ्यूज को अपकेंद्रण यंत्र भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल यूरेनियम के रासायनिक कणों को एक दूसरे से अलग करने के लिए किया जाता है। साल 2015 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में शामिल अन्य देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और चीन, रूस इस समझौते को बरकरार रखना चाहते हैं और इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। ईरान के साथ 2015 में हुए परमाणु समझौते के तहत ईरान को 2026 तक यूरेनियम संवर्धन के लिए 5060 से ज्यादा IR-1 सेंट्रीफ्यूज चलाने की अनुमति नहीं है, जबकि ये सेंट्रीफ्यूज सबसे पुराना और कम उन्नत मॉडल समझा जाता है। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के तहत अनुसंधान और विकास को एक हद से ज्यादा ईरान जारी नहीं रख सकता है और साथ ही संवर्धित यूरेनियम की मात्रा भी तय की गई है। ये IR-6 और IR-8 सेंट्रीफ्यूज के परीक्षण की अनुमति देता है, जबकि IR-9 IR-1 की तुलना में 50% अधिक तेजी से यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है। जबकि ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के अनुसार साल 2024 के बाद ईरान 30 IR-6 सेंट्रीफ्यूज तक का ही परीक्षण शुरू कर सकता है।